पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। देहरादून में ढहा मकान, नेशविला रोड की इंदिरा कॉलोनी में ये मकान ढहा है। 4 लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। डीएम और डीआईजी मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू में जुटी है। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू के लिए यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर तैनात है। इंदिरा कॉलोनी में ये मकान ढहा है जहां पर 4 लोगों के दबे होने की सूचना यहां पर मिली है। डीएम और डीआईजी मौके पर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मकान ढहा है और जहां पर जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। लोगों को बचाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है ताकि जो लोग दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये मकान ढहा है उसकी वजह क्या कुछ है ये भी साफ नहीं हो पाई है कि किस वजह से ये मकान यहाँ पर ढहा है। और 4 लोगों के दबे होने की यहाँ पर सूचना मिल रही है। आसपास के लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, तस्वीरों में नजर आ रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर मौजूद है जो लोग फंसे उन्हें निकालने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो 4 लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। डीएम और डीआईजी जो है वो भी यहां पर मौजूद है। आसपास के लोग जो है वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये मकान गिरा है उसके बाद अब यहां पर राहत बचाव का काम जो है वो लगातार यहां जारी है। सुरेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और जो लोग फंसे हैं उन्हें यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जो मकान गिरा है उसके बाद यहाँ पर जो टीम है रेस्क्यू टीम वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और देखिए भीड़ जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है, लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी लगातार यहाँ पर तैनात है ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब ये मकान ढहा और उसके बाद टीम लगातार मौजूद है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपल कोटी के पास दोपहर बाद अचानक बंद हो गया। पीपल कोटी के पास चौड़ीकरण का काम चल रहा था, तभी अचानक सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया जिससे मार्ग बंद हो गया। मार्ग को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी को लगाया गया है। मलबा अधिक होने की वजह से मार्ग खुलने में अधिक समय लग सकता है। फिलहाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है और धूप अधिक निकल रहा है जिससे पहाड़ चटक रहे हैं। और संवाददाता नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अभी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन धूप होने की वजह से जो चट्टान है वो यहाँ पर चटक रहे हैं। जी, पहाड़ चटकने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश हुई है और उसके बाद धूप खिली तो चट्टानें चटकने लगी है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य है वो चल रहा है और उसकी वजह से लगातार पहाड़ खोदे जा रहे हैं। पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जा रही हैं और इसलिए ये पहाड़ टूट कर नीचे आ रहे हैं। जहाँ पे ये पहाड़ इस समय टूट रहा है उसकी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये पीपल कोटी के पास की, और यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और आप देख सकते हैं कि 3 मशीनें भी यहाँ पे मलबा हटाने में लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ काटे जा रहे हैं वो अब धीरे धीरे गिरकर सड़क पर आ रहे हैं जिससे लोगों को
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहाँ पे ऐसी स्थिति भी पैदा हो रही है कि लोगों के निजी वाहनों के ऊपर भी छोटे छोटे गिर कर आ रहे हैं। जी नितिन, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बंद है, बद्रीनाथ हाईवे जो है बंद है, वो खुला है या नहीं खुला है अभी? जी अभी भी मार्ग बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद मार्ग खुलने की संभावना जताई जा रही है। अभी भी वहाँ पे कार्य जारी है। कल जब ये मार्ग बंद हुआ था उसी समय से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी भी NH को मार्ग खोलने में सफलता नहीं मिल पाई है और वहाँ पे सैकड़ों लोग भी अभी भी फंसे हुए हैं। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा भगवान राम को नेपाली मूल का बताने पर संतों में तीखी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। संतों ने भारत सरकार से नेपाल सरकार के सामने अपना विरोध जताने की अपील की है। वहीं ओली के बयान पर देश में भी गुस्सा है। जगत गुरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य राजेश्वराश्रम ने तो नेपाल के PM KP ओली की तुलना उल्लू से कर दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से ओली को सूर्यवंशी भगवान राम का अस्तित्व नहीं नजर आ रहा है। वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और नेपाल मूल के आचार्य बालकृष्ण ने भी कहा है कि भगवान राम को राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी के कुछ भी कह देने से हमारे अतीत की परंपराएं बदल नहीं जाएंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री महान मूर्ख हैं। जैसे उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से उनको सूर्यवंशी भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ रहा। भगवान श्री राम का जन्म भारत में हुआ, अयोध्या में हुआ, और वो अयोध्या भारत में है। ऐसे तो थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, तो क्या भगवान राम का जन्म थाईलैंड में हुआ? कि आर्यावर्त की जो सीमाएं हैं वो अखंड आर्यावर्त के अंदर सभी ये क्षेत्र पहले से ही एक था और अभी भी मान लीजिए राजनीतिक सीमाएं अलग हैं, क्योंकि हमें महापुरुषों को राजनीतिक सीमाओं से नहीं अपितु हमें उनकी हमारी जो संस्कृति, हमारे मूल्य, आदर्श और परंपराओं की दृष्टि से देखना चाहिए। वहीं नेपाल में असली अयोध्या होने के दावे पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली बुरी तरह से घिर गए हैं। अजीबोगरीब दावे को लेकर हर तरफ आलोचनाओं के शिकार हो रहे ओली के बयान पर अब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि इस बयान का राजनीतिक मुद्दे से लेना देना नहीं है और इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बयान का उद्देश्य अयोध्या के महत्व और सांस्कृतिक मूल्य को कम करना नहीं था। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि श्री राम और उनसे जुड़े स्थानों को लेकर कई तरह के मिथ और संदर्भ हैं। PM और अधिक अध्ययन और साथ ही शोध के महत्व को रेखांकित कर रहे थे। सफाई में अयोध्या से जनकपुर बारात आगमन और विवाह पंचमी मनाने की परंपरा का भी हवाला दिया है। इसके साथ ही 2018 में रामायण सर्किट के शुभारंभ का भी जिक्र किया गया है। नेपाली PM के भगवान राम पर दिए विवादित बयान के बावजूद भारत की तरफ से नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता निभाने का चलन जारी है। चमोली के धारचूला में नेपाली सीमा से लगते नेपाल झूला पुल को सरहद के उस पार से आने वाली दुल्हन के लिए 15 मिनट के लिए खोला गया था। इस दौरान BSF के अधिकारी और सिपाही मौजूद रहे। भारत पहुंचकर दुल्हन बहुत खुश दिखी। उसने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। दुल्हन ने बताया कि उसकी शादी मार्च महीने में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते तारीख आगे बढ़ गई। फिलहाल शादी संपन्न होने से दोनों परिवारों ने राहत महसूस की। आज जैसा कि प्रशासन की तरफ से एक लेटर हमारे पास आया था कि भारत नेपाल का जो सीमा पुल है ये 12 बजे 15 मिनट के लिए खुलेगा, जिसमें कि 3 लोग नेपाल से इंडिया आएंगे और 3 लोगों को इंडिया से नेपाल जाना था, जिसमें से नेपाल से 3 लोग आ गए जिनको कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो लोग आ गए हैं और उनको भेज दिया है। इसके अलावा इंडिया से जो है अभी तक एक लड़का गया है जो कि दूल्हा था, शादी करके अपनी दुल्हन को लेके वापस इंडिया में आ चुका है।
पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार को हरिद्वार दौरे पर है। हरीश रावत बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने संतों और गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। हरीश रावत ने साल 2016 में हर की पौड़ी से बह रही गंगा को अपनी सरकार में गंगा एस्केप चैनल घोषित करने के लिए माफी मांगी और इस निर्णय को बदलने की वर्तमान सरकार से मांग की है। बता दें कि 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने हर की पौड़ी से बह रही गंगा को गंगा एस्केप चैनल घोषित कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही गंगा किनारे अवैध रूप से हुई भारी संख्या में निर्माणों को ध्वस्त होने से बचाया था। तत्कालीन सरकार ने टेक्निकल बदलाव कर गंगा किनारे अवैध निर्माण करने वालों को फायदा पहुंचाया गया था। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कर। इसी संदर्भ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री हरीश रावत जी महाराज श्री गंगा सभा हरिद्वार के सभी नागरिकों से उन्होंने अपनी भूल को उजागर किया है। बात अब करेंगे कोरोना महामारी की वजह से हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस ने 10,000 शिवालयों में गंगा जल पहुंचाने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा से भरी गाड़ियों को यहां पर रवाना किया है। सभी गाड़ियां पड़ोसी राज्यों के 10,000 शिवालयों तक गंगा जल पहुंचाएंगे। इस दौरान हरीश रावत ने कांवड़ यात्रा और 2021 कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कांवड़ यात्रा रोकने का फैसला धर्म के खिलाफ है। सरकार ने अधर्म का काम किया है। कुंभ मेले के निर्माण कार्यों पर भी हरीश रावत ने सवाल उठाए, आरोप लगाया कि कुंभ मेले के बजट से बड़े बड़े हुक्मरानों के घरों के आगे व्यक्तिगत घाट बनाए जा रहे हैं। साक्षात धर्मावतारों की सरकार बनी और उन्होंने ये जो महान धर्म का काम है कि शिव जी का गंगा जल से अभिषेक हो, हर की पौड़ी पैड़ी के गंगा जल से अभिषेक हो, उसको कह दिया कि आपके कांवड़ नहीं हो। रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि कांवड़ संघों से बातचीत करिए और सांकेतिक रूप से ही सही, आप लॉटरी के आधार पर ही सही, लेकिन कांवड़ यात्रा को जारी रखिए। हाँ, कुछ कार्य मेरे साथियों ने मुझे दिखाए और ठीक है, जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं उन सब के घरों के आगे जो है घाट बन जा रहे। अरे गंगा के किनारे घाटों का ऐतिहासिक महात्म्य है और विशिष्ट लोगों के नाम पर ही घाट बनते हैं। अब लोग यहाँ अपने व्यक्तिगत घाट गंगा के किनारे बना रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी के खयारसी गांव पहुंचकर एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण और निरीक्षण किया। सीएम ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से 96 नए ग्रोथ सेंटरों की स्वीकृति दी गई है और इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के लिए 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रवासियों के लिए सीएम ने केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। एकदम नया कॉन्सेप्ट है जिसको हमने नाम दिया है रूरल ग्रोथ सेंटर और टारगेट ये रखा है कि जितनी भी न्याय पंचायतें हैं हमारी, हर न्याय पंचायत में कुछ विशिष्टता होती है, कुछ अलग तरह के प्रोडक्शन हैं वहाँ पर और उनको कैसे हम मूल्य संवर्धित करके और स्थानीय किसानों को फायदा पहुँचा सकते हैं। ये जो ग्रोथ सेंटर का मकसद है, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जैव विविधता से भरपूर है उत्तराखंड। ऐसे में हमारे पास कई जंगली प्रोडक्ट हैं। जंगलों में हमारे पास ऐसे औषधियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, जिनको हम ले करके और प्रोसेस करके और बहुत अच्छा मूल्य अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, हम अपनी खेती में जो कुछ कर रहे हैं उसको कैसे हम मूल्य संवर्धित करें, उसका नमूना ये सेंटर आपके सामने आज जिसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया है।
मसूरी के जौनपुर विकासखंड के ख्यार्शी गांव को सीएम त्रिवेंद्र ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने यहां पर कृषि ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कृषि ग्रोथ सेंटर क्षेत्रीय किसानों के लिए वरदान साबित होगा और इस सेंटर का उपयोग करके ग्रामीण अपने घर पर ही नया उत्पादन जुटा पाएंगे। खास बात तो ये रही कि कार्यक्रम में भीड़ अधिक होने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए कार्यकर्ताओं पर सीएम का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं को सीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। नया कॉन्सेप्ट है जिसको हमने नाम दिया है रूरल ग्रोथ सेंटर और टारगेट ये रखा है कि जितनी भी न्याय पंचायतें हैं हमारी, हर न्याय पंचायत में कुछ विशिष्टता होती है, कुछ अलग तरह के प्रोडक्शन हैं वहाँ पर और उनको कैसे हम मूल्य संवर्धित करके और स्थानीय किसानों को फायदा पहुँचा सकते हैं। और चलिए बात करेंगे पिथौरागढ़ में पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के आगे जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने राज्य सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला मुख्यालय में तमाम पेयजल योजनाएं फेल साबित हो रही हैं, जिसकी वजह से नगर की जनता बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो गई है। बहुत ही शोचनीय स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है और नई पेयजल योजना बन गई, उसके बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ। घाट पेयजल योजना में रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी वो सही तरीके से पेयजल आपूर्ति पूरे शहर में नहीं हो पा रही है, जनता त्रस्त हो रही है और सरकार तरह तरह के वायदे कर रही है। उन्होंने वायदा किया था कि हम पिथौरागढ़ को शुद्ध पेयजल देंगे और सही समय पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सरकार इस दिशा पर कोई काम नहीं कर रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर चारधाम परियोजना से प्रभावित व्यापारी और भवन स्वामियों को जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा। जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर बनाई गई दुकान और भवन का मुआवजा देने की तैयारी में है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी जमीन पर बनी दुकान और भवन का शासन की ओर से तय दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए संबंधित फाइल का अध्ययन भी किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक नगर में इस तरह के करीब 160 दुकानें और भवनों की सूची तैयार की गई है, जिसका मुआवजा दिया जाना है। मुआवजा सब बांट दिया गया। सिर्फ एक इशू ये था कि जिनकी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके जिन्होंने बनाया है उनको मुआवजा किस दर से और कितना। पहले तो इशू ये था कि मिलना है नहीं मिलना है, अब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है कि उन लोगों को ज़मीन, उन लोगों को मुआवजा मिलेगा। अल्मोड़ा में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग पर साठगांठ कर सैकड़ों पेड़ों को काटकर बेचने का आरोप लगा है। मामला द्वाराहाट विकासखंड के निर्माणाधीन गवाड़ सुरई खेत मोटर मार्ग का है। दरअसल आरोप है कि सड़क का निर्माण करवा रहे ठेकेदार ने कार्यदायी विभाग पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मियों की मदद से वन पंचायत आरक्षित वन एवं सिविल वन क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में चीड़, बुरांश और कई किस्म के पेड़ों को कटवा दिया। आरोप ये भी है कि ठेकेदार ने इन पेड़ों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वन विभाग को भनक लगे बिना ही आगे बेच दिया। हरकत में आए वन विभाग ने अब ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड पर मुकदमा करने की तैयारी कर ली है। किंतु मौके पर ऐसा प्रतीत होता है कि वन विकास निगम द्वारा पहले पेड़ नहीं काटे गए थे और बिना उनके पेड़ काटे ही रोड कटान का कार्य शुरू कर दिया गया। अतः जितने भी वृक्ष गिरे हैं सभी को अवैध माना जाएगा कि सभी का अवैध पाते नहीं हुआ है, चाहे वो नाप भूमि में हो अथवा वन भूमि में हो या वन पंचायत के क्षेत्र में हो। तो इस संदर्भ में एसडीएम और पटवारी से भी संवाद किया जा रहा है कि वो नाप भूमि के प्रकरणों पर संज्ञान लें और उन पर कार्रवाई करें। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी नदियों से अवैध खनन जारी है। धारचूला में काली नदी और साथ ही साथ धौली नदी में अवैध खनन बंद है, लेकिन अवैध खनन का खेल जारी है। हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर न्यायालय की ओर से जिलाधिकारी से जवाब तलब किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि 30 जून के बाद रिवर ट्रेनिंग और अवैध खनन का कार्य काली नदी के किनारे नहीं होगा। मगर उसके बाद भी नदियों से अवैध खनन किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि
समय समय पर शिकायत मिलने पर छापा भी मारा जाता है, मगर मौके पर खनन करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी स्थानों पर अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 जून के बाद काली नदी के किनारे कोई खनन नहीं होगा, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो। और इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि लगातार छोटे छोटे स्तर पे जैसे बलवाकोट है, कालिका है, धारचूला के नदी तट के किनारे है और चिरकिला में छोटे छोटे स्तर पे लगातार अवैध खनन जारी है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि अवैध खनन बंद करे और जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उसका अनुपालन करे। और अवैध खनन की जहाँ तक बात है तो काली नदी में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होता है। मुख्य रूप से जो है ये महिलाओं के द्वारा जो है छोटे छोटे कट्टों में नदी में जा कर के निकाला जाता है और जब हम लोग धर पकड़ के लिए जाते हैं तो ये नदी पार करके उस पार चली जाती हैं और चूँकि महिला रहती हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने एक चीज़ ये निकाला है कि अब इनकी फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद पहचान में आई हुई महिलाओं के ऊपर हम जुर्माना डालेंगे। उत्तरकाशी की एक बड़ी आबादी को जोड़ने वाला जोशियाड़ा पुल का रिपेयरिंग काम धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को पिछले 4 महीने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर हुआ इस पुल का काम जून में पूरा हो जाना था, मगर जुलाई में भी पुल का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी ने पुल के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।